हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था, याद करो। लास्ट क्लास में हमने लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टार्ट किया था। तो पहले क्या था, ट्रायंगल लॉ। थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को याद आ जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ में क्या बोलते हैं, कोई भी दो वेक्टर का एडिशन करना है तो हम क्या करते हैं, एक का हेड से दूसरे का टेल को मिलाते हैं ऐसे, और इसका जो रिजल्टेंट है इनिशियल से फाइनल तक ज्वाइन करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ को हेड टेल मेथड भी बोलते हैं, मतलब एक का हेड दूसरे के टेल में ज्वाइन होना चाहिए। तो वहां पे जहां पे होता है उसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोलते हैं कि दोनों वेक्टर को लेके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। इसका हमने डेरिवेशन भी किया था, डिटेल डेरिवेशन किया था। और इसका जो डायगोनल है इसको ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, और इसका जो डायगोनल है ये क्या है, रिजल्टेंट है। अगर सपोज इसका एंगल थीटा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने डेरिवेशन किया था, याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर। और ये भी हमने निकाला था, अगर रिजल्टेंट अल्फा बना रहा है तो हम कैसे लिखते थे, इसका ट्रिक मैंने बताया था कैसे याद रखेंगे। tan अल्फा इसका किसके साथ बना रहा है, ए के साथ बना रहा है, तो नीचे क्या लिख देंगे, ए अकेला रह जाएगा, प्लस बी cos थीटा, ऊपर कितना है, बी sin थीटा। अगर इस एंगल को मैं गामा ले रहा हूं तो tan गामा क्या लिखेंगे, किसके साथ बना रहे, बी के साथ बना रहे हैं, तो नीचे लिख दो बी प्लस ए cos थीटा, ए sin थीटा, ठीक है। तो यहां तक हमने डेरिवेशन किया था। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास मैंने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाया था, तो आज हम क्या करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बस उससे पहले कुछ थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, इसका कुछ कंक्लूजन टाइप का समझो। तो सपोज मैं पैरेललोग्राम का कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं, यही है तुम्हारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ध्यान से समझो कैसे हो रहा है, और वो tan अल्फा है। अब सपोज थीटा 0 डिग्री है, मतलब क्या है, दोनों जो वेक्टर थीटा अगर 0 डिग्री है तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूट ओवर, तो मतलब ये कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ओवर कितना हो जाएगा, a प्लस बी। तो ये है रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू, कितना है, a प्लस बी। ये कब होता है, जब दोनों वेक्टर क्या होते हैं, एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। मतलब ऐसे समझो कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल वेक्टर बोल सकते हो, या फिर दोनों बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ये तो लॉजिकल है। ऐसे भी अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको एक आदमी अगर नहीं खींच पा रहे, हम क्या करते, 2-3 आदमी लगा देते, सब लोग एक डायरेक्शन में खींचते हैं, तो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐड कर रहे हैं अपने आप, अपना सबका फोर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू। अगर मान लो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री है। अब cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इमेजिन करेंगे ये कैसे होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मॉड ले रहा हूं मैं, क्योंकि हमको नहीं पता कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा। उसका 180 डिग्री मतलब क्या, अगर a ऐसे होगा तो b कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस, जस्ट माइनस कर देंगे, जो बड़ा वाला फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। अगर मान लो कोई चीज को हम खींच रहे, दो दोस्त मिलकर खींच रहे, जिसके पास ज्यादा फोर्स रहेगा वो उसी तरफ खींचा जाएगा। तो ये है ऐसा, और इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट का ये मिनिमम वैल्यू है। मतलब दो फोर्स लग रहा है और दो
फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है a प्लस बी, दो फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना है a माइनस बी। ठीक है, बढ़ ले रहा हूं ऐसा। ठीक है, अब देखो अगर और दो केस में डिस्कशन कर रहा हूं। अब नेक्स्ट केस देखेंगे, ये था 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, अगर मान लो थीटा 90 डिग्री। ये थर्ड केस है, मतलब दो फोर्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को परपेंडिकुलर लग रहे हैं। ये अगर ए है, ये तुम्हारा क्या है, बी वेक्टर है। इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, देखो cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर cos थीटा तो 0 हो गया, तो ये हो गया रिजल्टेंट। और ये कैसे पास करेगा ऐसे, तो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे परपेंडिकुलर है तो इसको पैरेलल लेके यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये tan अल्फा को हम डायरेक्टली लिखा सकते हैं b बाय, या फिर फॉर्मूला अगर लगाएंगे, देखो फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी cos थीटा और cos 90 बाय a sin 90। देखो क्या हो जाएगा, sin 90 का वैल्यू कितना 1 है, cos 90 का वैल्यू कितना है 0 है, सॉरी, तो आगे b बाय, तो tan अल्फा कितना है b बाय, अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो tan अल्फा कितना हो जाएगा b बाय। तो इतना याद रखना है। फोर्थ बिट मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर दोनों सेम होता है a और a, ये मैंने डेरिवेशन शायद किया था लास्ट क्लास में, अगर नहीं किया होगा तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो इसको लिख सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, बाद में लिख सकते हो। इसका मैं डेरिवेशन कर देता हूँ। देखो तो रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू cos थीटा, मतलब b की जगह मैंने क्या डाल दिया, a डाल दिया, का रूट ओवर, तो ये कितना है, देखो a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा का रूट ओवर 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का रूट ओवर। तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे 1 प्लस cos थीटा, ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको याद रखना पड़ेगा, 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट ओवर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2a cos थीटा बाय 2। तो ये भी मैंने बताया था कि ये कहाँ पे पास करता है, कहाँ पे पास करता है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है एंगल बाइसेक्टर में पास करता है, मतलब इन दोनों को मिड पॉइंट में आधा करके जो जाता है उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। एंड ये पासेस थ्रू एंगल बाइसेक्टर। अब इसको जल्दी से लिखना शुरू करो, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज तुम लोगों को क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो मेरे साथ ही क्वेश्चन करोगे ताकि तुम प्रैक्टिस होगा। अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कोई प्रैक्टिस नहीं होगा। पहले इसको लिख लो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन करेंगे। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम असाइनमेंट का सॉल्यूशन करेंगे। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बनाना शुरू करूं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर मान लो यहाँ पे वेक्टर है 8 और इधर एक वेक्टर है b 6 और ये एंगल है 120 डिग्री, तो फाइंड रिजल्टेंट एंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ बी। ट्राई करो, पहले खुद से क्वेश्चन बनाने का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए तुम्हें टाइम दे रहा हूँ।
क्वेश्चन बनाओ, खुद से ट्राई करो, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, जैसे खाना खाते हो खुद से खाना पड़ता है, दूसरा हाथ से खाना नहीं खा सकते हो। अगर मैं कर लूंगा और तुम लोग लिख लोगे तो ऐसे नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा। तो करो, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, करो। तो तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हारा माइंड डेवलप होगा, वो करने का आदत बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें करना है ना, मेरे को थोड़ी ना करना है। ठीक है, ट्राई करो उसको। 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं है इसमें। अब इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो, सपोज मैं इसको ए मान लिया, तो फॉर्मूला लगो, डायरेक्ट फॉर्मूला कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। cos 120 का वैल्यू कितना होता है, ये भी कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, -12 होता है। तो ये कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू -1/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 36 प्लस 64 माइनस 48, 2 कट गया, 6 इंटू 5 48। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 100 माइनस 48 2 5 52 का रूट ओवर। ये हो गया रिजल्टेंट। और एंगल चाहिए किसका, रिजल्टेंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। एंगल किसके साथ चाहिए, बी के साथ चाहिए। ध्यान से देखो मैं कैसे लग रहा हूँ। सपोज ये एंगल अल्फा लिया, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बताया था एक ट्रिक कैसे लिखते हैं किसके साथ। अगर बी के साथ लिखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, बी प्लस ए cos थीटा और ए sin थीटा। अब फॉर्मूला लगा लो। तो ये मतलब क्या, 8 इंटू साइन 120 बाय बी क्या लिखेंगे, 6 प्लस 8 cos 120। तो ये कितना, 8 sin 120 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 के बराबर है √3/2 बाय 6 माइनस 8 इंटू 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 4√3। ये हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया 4, 6 माइनस 4 कितना 2। तो 2√3 ये कितना है, tan अल्फा कितना है 2√3। तो अल्फा कितना हो जाएगा, देखो tan इनवर्स 2√3। तो ये आंसर है। अब ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो इसको लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है तुम्हें। इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास असाइनमेंट में भी दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राई करो, कर सकते हो कि ये बोल रहे हैं कि 2 यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब उसका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट होना चाहिए। ये जो यूनिट वेक्टर मतलब 2 यूनिट वेक्टर को ऐड किया कुछ एंगल लेके, तो एडिशन का रिजल्टेंट कितना है, 1 है। उसका मतलब देखो कर दे रहा हूं मैं, अगर ये ए वेक्टर है, अगर मान लो बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, देखो तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, बहुत इजी है। रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मतलब 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे देखो ये 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा कितना हो जाएगा, -1, 2 को इधर ले जाओ, cos थीटा कितना है -हाफ। तो थीटा 120 डिग्री होता है, cos 120 -हाफ होता है, मैंने यहाँ पे भी लिखा था। ठीक है,
अब इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A vector of magnitude 8 units in 30 degree north of east, in 30 degree north of east. Another vector six units 30 degree west of north. Find their resultant. अब ट्राई करो। पहले क्या करना है तुम्हें, इन दोनों को ग्राफ पेपर में बनाओ। जैसे मैंने पहले पढ़ाया था कि वेक्टर को ग्राफ पेपर में कैसे बनाते हैं, इस किसका साथ एंगल लेते हैं, फिर इन दोनों का बीच में एंगल देखो, फिर रिजल्टेंट निकालो। ट्राई करो। खुद से बनाने का ट्राई करो। अब देखो इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो ए वेक्टर कौन सा है, सपोज ये 8 यूनिट वाला को मैं ए वेक्टर मान रहा हूँ, जो 6 यूनिट वाला है वो बी वेक्टर मान रहा हूँ। ठीक है, जिसके भी हो गए कमेंट करके बताओ। फिर भी हम देख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो तो ये वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना, 8 यूनिट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये क्या है हमारा, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये कौन सा एंगल 30 डिग्री है, किसके साथ एंगल है। देखो ऑफ ईस्ट मैंने बताया था, ऑफ ईस्ट मतलब इसके साथ 30 डिग्री है। सेकंड वेक्टर क्या है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ये बी वेक्टर है, किसके साथ एंगल है 30 डिग्री इसके साथ है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों के बीच में एंगल देखते कितना हो जाएगा। ये 30 है तो ये कितना है 60 है, तो मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो हमको पता है कि अगर 90 डिग्री होता है तो फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्टली। तो cos 90 कितना होता है 0, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो a का मैग्नीट्यूड कितना है 8, b का मैग्नीट्यूड कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट ओवर। तो 100 का रूट ओवर कितना हो गया 10। अब एंगल निकालते हैं। वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दोगे। कौन सा फॉर्मूला, किसके साथ एंगल चाहिए। सपोज मैं मान लिया कि रिजल्टेंट ये है और ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला लगाओ। मैंने बता चुका हूँ कैसे लगाते हैं हम, फिर से बता रहा हूँ। किसके साथ एंगल, ए के साथ है, नीचे रख दो ए, बी cos थीटा और बी sin थीटा। तो बी sin 90 बाय ए प्लस बी
cos 90 कितना 0 है, sin 90 1 है तो b बाय है, b बाय है मतलब कितना है देखो b का मैग्नीट्यूड कितना 6/8 तो 3/4, तो tan अल्फा इक्वल टू 3/4 और ये होता है tan 37 डिग्री, इसको याद रख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है, इस ट्रायंगल में ये 3 अगर 4 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, तो इस एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री, इसको याद रख सकते हो। ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। अगर tan 37 लिखोगे तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 37 कितना हो गया 3/4, तो इसका आंसर कितना है, रिजल्टेंट 10 है, एंगल कितना 37 डिग्री है। किसके साथ है 37 डिग्री, किसके साथ है, ए के साथ है। अगर मैं बोलूंगा कि ईस्ट के साथ कितना एंगल है, अगर लैंग्वेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे, रिजल्टेंट इज 10 यूनिट्स, कितना एंगल है 30 + 37 67 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये है फाइनल आंसर, क्योंकि ऑप्शन में कैसे रहेगा तुम्हें पता नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास भी दिया था, फिर यहाँ पे कर दे रहा हूँ। इफ ए एंड बी टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना है 12 mod A plus mod B is equal to 18 and resultant is perpendicular to A. Find A and B. अब देखो मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लेवल में जाता है, तो पहले समझते क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मतलब क्या 12, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या मैग्नीट्यूड कितना है 12। ये टर्म और ये जो लिखा हुआ है मॉड ए प्लस मॉड बी 18, ये दोनों अलग अलग है, ये पहले समझना पड़ेगा तुम्हें। ये दोनों है क्या, ये क्या है रिजल्टेंट है, मतलब इसको हमने वेक्टर हिसाब से ऐड कर दिया, दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो आया वो रिजल्टेंट है। इसमें क्या जस्ट उसका मैग्नीट्यूड को ऐड किया, सपोज ये है 8, सपोज ये है 6, इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो रिजल्टेंट कितना होता है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट होगा, कितना है 10। तो अगर ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूंगा कितना लिखोगे 10। अगर मैं लिखूंगा मॉड ए प्लस मॉड बी, सपोज ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी, तो मॉड ए प्लस मॉड बी क्या लिखोगे 8 + 6 कितना 14, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब पहले हमने रिजल्टेंट निकाला वेक्टर एडिशन करके, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया। सेकंड में क्या है इंडिविजुअल का जस्ट मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, जब डायग्राम बना लेंगे ना क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो वो टफ लगेगा। डायग्राम बनाते हैं, देखो सपोज ये है ए वेक्टर, और क्या बोल रहे हैं रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा सपोज, क्योंकि रिजल्टेंट क्या बोले परपेंडिकुलर टू ए। अब देखो बी वेक्टर कैसा होना चाहिए हमको पता है ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर क्या होता है टेल से हेड जॉइन होता है, मतलब ये ऐसे होना चाहिए बी वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, क्योंकि ए वेक्टर का हेड बी का टेल में जॉइन किया तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इनिशियल से फाइनल तो ऐसे चला गया, तो ये है रिजल्टेंट।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसने क्या बोला है, हाँ अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मॉड इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर। ये कहां से पता चला, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये आर क्या है अभी परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है, तो मॉड ए का स्क्वायर इसका जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है देखो, इस रिजल्टेंट है ये 12 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, बट बी प्लस ए दिया हुआ है यहाँ पे, ये है 18, ये है बी प्लस ए, तो ये 12 का स्क्वायर कितना 144 इक्वल टू 18 इंटू बी माइनस ए। तो बी माइनस ए कितना आ गया, डिवाइड करो 6 आ जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं 8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, पहले इक्वेशन में था a प्लस बी, सेकेंड इक्वेशन क्या मिला b माइनस ए। तो a प्लस बी कितना हो गया 18, b माइनस ए कितना हो गया 8। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2b, तो b कितना है 13, a कितना है 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से जो किया मैंने, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में जाता है, मैं इसको बता दे रहा हूँ फिर से देखो। तो पहले तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 12, उसका मतलब क्या, पहले हमने वेक्टर एडिशन किया, मैंने जहाँ पे एग्जांपल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट मतलब क्या, पहले वेक्टर एडिशन करके उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये इसका मतलब क्या, इंडिविजुअल जस्ट वेक्टर को ऐड कर दिया, जैसे 6 8 प्लस 6 14। ठीक है, तो ये बोले मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 12 है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने वेक्टर बना दिया। तो लास्ट लाइन जो लिखा है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए, मैंने यहाँ पे बना दिया रिजल्टेंट को ए को परपेंडिकुलर है, तो दूसरा वेक्टर क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या पता है कि एक का वेक्टर का हेड दूसरे का टेल से ज्वाइन होना चाहिए, और फाइनली इनिशियल से फाइनल तो ज्वाइन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम, ऊपर वाला क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम, हिसाब से मैंने लिख दिया a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे पता है 12, तो कैलकुलेशन किया b माइनस ए आ गया, b माइनस ए और b प्लस ए सॉल्व करके a और b आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको, 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट अगर अच्छा क्वेश्चन और करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ये भी मैंने लास्ट क्लास दिया था, उसी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चन मैंने लिखा था, उसमें से एक क्वेश्चन और है। तो ये बोला कि रिजल्टेंट ऑफ ए और बी इज परपेंडिकुलर टू ए, and half of B. Find angle between A and B.
अब ध्यान से देखो, इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वेक्टर में जिसको बिना डायग्राम बना नहीं सकते हम, वो टफ हो जाता है। अगर डायग्राम बनाएंगे एक लाइन का आंसर हो जाएगा, और वो डायग्राम बनाने का थोड़ा सीखना पड़ेगा कैसे होता है। देखो मैं कैसे रहा है, इफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो मैं बना देता हूँ पहले। सपोज मैंने ए यहाँ पे मान लिया, तो ये है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड हाफ ऑफ बी। तो ये अब देखो बी कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए ना, इसका टेल को इसका हेड, तो ये है बी, ये है बी वेक्टर। ये बोले कि रिजल्टेंट का जो है वो क्या है, हाफ ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड का आधा है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल को क्या लेता हूं, थीटा ले लेता हूं ट्रायंगल के लिए, तो cos थीटा क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू r बाय b। तो r बाय b कितना हो जाएगा, देखो r इज इक्वल टू b बाय 2, तो हाफ हो गया। तो मतलब cos थीटा हाफ, मतलब थीटा कितना है, cos थीटा इज इक्वल टू cos 60, तो थीटा कितना है 60 डिग्री है। बट आंसर ये नहीं है, ये एंगल 60 डिग्री है। बट हमको क्या चाहिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में एंगल निकालना है। दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों का टेल को ज्वाइन करना है। तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो हमको कौन सा एंगल चाहिए, ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये एंगल चाहिए हमको। सपोज ये एंगल कुछ भी होगा, अल्फा है मान लो, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये एंगल कितना है 150 डिग्री। तो आंसर इसका कितना है 150 डिग्री है। बहुत छोटा सा, बट समझना है तुम्हें कैसा हो रहा है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। रिजल्टेंट ऑफ ए और बी इज परपेंडिकुलर टू ए, डायग्राम बनाओ। ये ए बी है, परपेंडिकुलर टू ए, मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो बी ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसका हेड और टेल दोनों मिलना चाहिए। अब ये बोला है कि हाफ ऑफ बी, रिजल्टेंट जो है बी का आधा है। तो इस वाले ट्रायंगल को मैंने थीटा ले लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो cos थीटा क्या लिख, cos थीटा क्या होता है b बाय h। तो ये हो गया b, ये हो गया h, तो मतलब r बाय b। तो r बाय b यहाँ से देखो, r बाय b कितना हो जाएगा हाफ। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। तो थीटा कितना है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना है 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये 90 डिग्री है। बट हमको कौन सा एंगल चाहिए, हमको इस वाला एंगल चाहिए, क्योंकि हम ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं हो सकता है। क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए मैंने बताया था स्टार्टिंग से, दोनों का टेल एक पॉइंट में होना चाहिए। तो इसको मैंने ए को शिफ्ट कराया, तो ये पॉइंट, ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना है 150 डिग्री, आंसर 150 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, तो मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था ग्रुप में, और उसको हम डिस्कशन कर लेंगे ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो कि असाइनमेंट का जो पीडीएफ है उसको ओपन करो और वीडियो भी देखो। पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक सोल्यूशन करेंगे, ऐसे करके हम कंप्लीट करेंगे असाइनमेंट सोल्यूशन अभी। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा, फिर भी अगर पीडीएफ है तो ओपन कर सकते हो। अब हम असाइनमेंट वेक्टर 2 जो असाइनमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वेक्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। ये बोल रहा है कि टू फोर्सेस आर एक्टिंग राइट एंगल टू ईच अदर, फाइंड देयर रिजल्टेंट। तो ये है F1, ये है F2, एंगल कितना 90 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट चाहिए। अभी हमने डिस्कशन किया F1 स्क्वायर प्लस
F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 आया। फिर ये 0 हो गया तो ये कितना है F1 स्क्वायर। याद रख सकते हो फॉर्मूला, अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली ऐसा हो जाएगा और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा tan अल्फा का लिखेंगे। ये मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ अभी, F2 बाय F1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, बाद में सारे लिख लेना, मैं समझा जो जो लिखना रहेगा मैं बता दूंगा। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 इन द डायरेक्शन ईस्टवर्ड is added with another vector of magnitude 40 and direction northward. Find magnitude and direction of resultant towards east. डायरेक्शन बनाते हैं। देखो पहला वेक्टर जो बोल रहा है मैग्नीट्यूड 30 है इन ईस्टवर्ड, मतलब ये है तुम्हारा वेक्टर है और ये का मैग्नीट्यूड कितना है 30 है, किसका डायरेक्शन ईस्ट के डायरेक्शन में। दूसरा वेक्टर क्या है मैग्नीट्यूड 40 है नॉर्थ के डायरेक्शन में, ऐसे। अब इन दोनों बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है। अभी हमने जस्ट डेरिवेशन किया फॉर्मूला, या फिर इसको यहाँ से लगा दो लेके 40, क्योंकि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा ट्रायंगल लो, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना लिखेंगे 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर का रूट ओवर, क्योंकि एंगल कितना 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 1600 प्लस 900, तो ये कितना हो जाएगा 20/100 का रूट ओवर कितना है 50 है। अब इस एंगल अगर लिखेंगे tan अल्फा, इस वाले ट्रायंगल में देखो tan थीटा क्या लिखेंगे 40/30, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा 40/30 और 4/3, तो tan अल्फा 4/3, तो अल्फा कितना होता है tan अल्फा इक्वल टू 4/3 इक्वल टू tan 53 डिग्री, तो अल्फा कितना है 53 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, ये बहुत इजी है, फाइंड वेक्टर ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी मैक्सिमम। ये मैंने पहले ही डिस्कशन किया, मैक्सिमम कब होगा दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो एंगल कितना है 0 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मिनिमम कब होगा जब ऐसा एक वेक्टर रहेगा दूसरा वेक्टर उसका अपोजिट में रहेगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइन, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, एट एन एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, हाँ रिजल्टेंट इज सी। दो वेक्टर है, क्वेश्चन देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये बोल रहा है कि इस एंगल थीटा है, अब इसका रिजल्टेंट कितना है सी है। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, if direction and a और b are interchange, तो उसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर a और b को इंटरचेंज कर देंगे, if direction of a and b, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे a रख देंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे b रख देंगे, बट एंगल क्या रहेगा सेम रहेगा। अब क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन बदल जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि हम एंगल मैग्नीट्यूड किसको पर डिपेंड करता है 2ab cos थीटा, तो a का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया b का नहीं किया और कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट रिजल्टेंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ जितना एंगल करेगा, सपोज थीटा 1 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2 रहेगा, तो ये एंगल कितना रहेगा थीटा 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा डायरेक्शन इसमें चेंज हो गया, तो इसीलिए आंसर क्या है 5 का आंसर ए है। अभी इसको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, स्क्रीन में होगा क्वेश्चन नंबर 6। ये बोल रहा है कि गिवन c इक्वल टू a प्लस बी, c इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर
मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी सी और मैग्नीट्यूड दिया है। ए का मैग्नीट्यूड है 12, बी का मैग्नीट्यूड है 5, सी का मैग्नीट्यूड कितना है 13। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ध्यान से देखो, सी अगर ए प्लस बी के बराबर है तो सी क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट होना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 13 है। तो बेसिकली इसको ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे ट्रायंगल लॉ, देखो सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो कैसे बनाएंगे इसको, ये है ए, सपोज ये है तुम्हारा बी, ये हो जाएगा सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया हमारा वेक्टर एडिशन का। और ये क्या है तुम्हारा बेसिकली, कैसे पता चला मेरा 90 डिग्री होगा ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम है। याद करो पाइथागोरस ट्रिपलेट, 5 मतलब क्या 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। उसका मतलब ये सी कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, और ए कितना है 12 है, तो ये क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब इसने बोला है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए 90 डिग्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, क्वेश्चन पढ़ो। तो वेक्टर सम ऑफ 10 एंड 6 कैन बी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। तो वेक्टर सम ऑफ 10 एंड 6। अब ध्यान से देखो, अभी हमने पढ़ा मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है a प्लस बी, मिनिमम कितना हो सकता है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब मर्ज ले रहा हूं मैं, बेसिकली प्लस ले रहा है इसको a माइनस बी, a से b माइनस ए हो सकता है, a माइनस बी हो, बड़ा है उससे छोटा माइनस करेंगे। तो वेक्टर सम ऑफ दो फोर्स है कितना है, मतलब a दिया है तुम्हें 10, b दिया है तुम्हें 6, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 16, मिनिमम कितना हो सकता है 4, मतलब 4 से 16 के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो तो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये मैक्सिमम 16 है, मिनिमम कितना है 4 है। 16 से 4 के बीच में जो भी ऑप्शन रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है 2 है, वो नहीं होगा क्योंकि ये 4 से छोटा है। सेकंड ऑप्शन 8 है, हो सकता है। थर्ड ऑप्शन 18 है, नहीं होगा। 20 है, वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है तुम्हारा सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 क्वेश्चन पढ़ो, साइड में एक क्वेश्चन पढ़ो। टू फोर्सेस P एंड Q एट एन एंगल 120 डिग्री ईच अदर। हाँ, इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे जहां पे परपेंडिकुलर रहेगा वहां पे डायग्राम बनाना इजी होगा। तो बोले दो फोर्स है P एंड Q, एंगल कितना है 120 डिग्री है। मैं बना देता हूँ डायग्राम, देखो ये सपोज P है और ये है Q, और ये एंगल कितना है 120 डिग्री। तो बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट है दोनों का परपेंडिकुलर टू राइट एंगल टू P, तो ये सपोज रिजल्टेंट है राइट एंगल टू P, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब बोल रहे फाइंड देन वैल्यू ऑफ Q। अब Q का वैल्यू चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर हम ट्रायंगल लॉ का एडिशन करेंगे, इसका टेल में इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा Q वेक्टर, क्योंकि P और Q का रिजल्टेंट है R। तो P और Q का अगर एडिशन कर रहे हैं, इसका टेल और इसका हेड, P का हेड में Q का टेल होना चाहिए, तो ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, एंड P का वैल्यू दिया है, P कितना है 4 है, मैग्नीट्यूड दिया है P का 4। अब हमको क्या चाहिए Q का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल कितना 120 है, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको और ये पैरेलल शिफ्ट किया, वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री है। वर्टिकल करस्पॉन्डिंग एंगल ये 30 है, तो ये 30 हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ सकते हो, ये एंगल कितना है 60 है, तो ये भी 60 हो गया। अब देखो कि ये एंगल हमको 60 मिल गया। इस वाले ट्रायंगल में cos 60 लगाओ। cos 60 क्या लिखेंगे P बाय Q बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाए P बाय Q इक्वल टू हाफ। तो P का वैल्यू 4 है, बाय Q इक्वल टू हाफ, तो Q कितना हो जाएगा 8। तो आंसर कितना है Q इक्वल टू 8, मतलब ऑप्शन कौन सा है 2।
बी और 2। अब इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छे से। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है क्या, इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम में इसका आंसर नहीं होगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p and q is r, if magnitude of q is doubled, then the new resultant becomes perpendicular to p, then magnitude of r। समझना पड़ेगा इसको। देखो कैसे, तो मैं रिजल्टेंट ऑफ p and q क्या है, r है। सपोज ये मैंने वेक्टर लिया, सपोज ये वेक्टर है p और ये वेक्टर है q, और ये वेक्टर कितना है, r है, क्योंकि ये ऑर्डर में जॉइन किया हुआ है, हेड और टेल, और ये रिजल्टेंट है। तो ये बोल रहा है कि अगर q को डबल किया, देन न्यू रिजल्टेंट बिकम्स परपेंडिकुलर टू p। q को डबल किया, तो q को डबल करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड कितना है, 2q है। थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाता है, समझो। एंड रिजल्टेंट जो है, नया रिजल्टेंट ये आ गया, क्योंकि p अगर ये r1 है तो r1 वेक्टर क्या लिखेंगे, p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर, बट रिजल्टेंट कितना है, p प्लस q वेक्टर। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, ऐसे 90 डिग्री। अब हमको क्या चाहिए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ r, ये चाहिए हमको r। अब इसको कैसे निकालेंगे, सपोज मैं बोलता हूं क्या, इस एंगल अगर थीटा है तो P और Q में एंगल कितना हो जाएगा, सोचो। अगर ये एंगल थीटा है तो P वेक्टर Q वेक्टर में एंगल कितना है, क्योंकि टेल तो ज्वाइन करना पड़ेगा। ये Q है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थोड़ा सा समझना है इसको, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, देखो रिजल्टेंट P और Q का रिजल्टेंट कितना है, r है। इसको अगर ओपन करेंगे तो r स्क्वायर क्या लिखेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq, एंगल कितना है, cos थीटा कितना है, 180 माइनस थीटा, क्योंकि p और q में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा जो होता है, cos माइनस और cos थीटा होता है, ये याद रख सकते हो। या बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, इसका जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वेक्टर के बाद कुछ टॉपिक्स है उसको बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा काम में आएगा। पूरा मैथ नहीं पढ़ेंगे, जो फिजिक्स में काम आएगा वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ताकि तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको ऐसे इमेजिन करो, ये है p और ये पूरा कितना है 2q, और ये है रिजल्टेंट कितना है r1। अब ये एंगल कितना बना रहे हैं p के साथ, 90 डिग्री बना रहे हैं। सपोज ये एंगल कितना है, थीटा है, तो cos थीटा क्या लिखेंगे इस वाले ट्रायंगल में, देखो इस वाले ट्रायंगल में cos थीटा क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू p बाय 2q। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते लेके, देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq, cos थीटा क्या लिखेंगे p बाय 2q। तो देखो कट गया, 2q कट गया, ये हो गया p स्क्वायर भी कट गया, तो r स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, तो r इक्वल टू q। देखो कैसे क्वेश्चन बन रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन कैसे बन रहा है, डायग्राम बना के हम बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। लास्ट टाइम जे मेंस में भी एक क्वेश्चन आया था वेक्टर एडिशन का, जो मैं कराऊंगा अभी, जो लास्ट क्लास मैंने दिया भी था। इसको अगर हम डायग्राम बनाएंगे विद इन 10-15 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा, बट अगर डायग्राम नहीं बना के करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो डायग्राम का कितना इंपॉर्टेंस है ध्यान से देखो, डायग्राम बना के हम बहुत सारे वेक्टर का डिफिकल्ट क्वेश्चन हम बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 में।
अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इजी है, खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू कंकरेंट फोर्सेस इज 10। कंकरेंट मतलब सेम लाइन में रहेंगे, उसको कंकरेंट बोलते हैं, और सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं उसको बोलते हैं कंकरेंट। एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं दो फोर्स, तो मैक्सिमम कितना है 10 है, मिनिमम कितना है 4 है। सपोज यहाँ पे एक फोर्स है ए और F1, और इसी पॉइंट और एक फोर्स स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम कब होगा, ये अगर F2 है कुछ भी, अगर मान लो ये F2 है तो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, ऐसे F1 और F2, तो मैक्सिमम कितना बोल रहा है F1 प्लस F2 10 है। तो मिनिमम कितना है F1 माइनस F2 कितना है 4 है। अब इसको सॉल्व करके 2F1 कितना है 14 है, तो F1 कितना है 7 है, F2 3 है, तो हमारा आंसर है हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, रिजल्टेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 5 इज परपेंडिकुलर टू 3 द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसको भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, जहां पे परपेंडिकुलर दिया रहेगा वहां पे डायग्राम बना लेना, तो इजी हो जाएगा तुम्हारा काम। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 3 and 5 इज परपेंडिकुलर टू 3, तो मैं बना लेता हूँ। सपोज ए वेक्टर मैंने मान लिया, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, और इसका रिजल्टेंट क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये है रिजल्टेंट, ठीक है। और जो दूसरा वेक्टर होगा कैसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि ऑर्डर में आना चाहिए, हेड और हेड, तो ये बी वेक्टर है, सपोज ये ए वेक्टर है, और आर का मैग्नीट्यूड कितना दिया जाए, और इसका मैग्नीट्यूड दिया है 5, तो आर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है, ये तो पता है। अगर ये याद रख सकते हो 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया 5। अब क्या पूछ रहे हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मतलब कौन सा एंगल चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो टेल और हेड मिल जाए, एंगल निकालने के लिए क्या करना, दोनों का टेल मिलना चाहिए और हेड मिलना चाहिए, तो ये एंगल चाहिए हमको। अब यहाँ से देखो, मैंने बताया था कुछ देर पहले 3 4 5 वाला ट्रायंगल, इसको याद रख सकते हो, बहुत इजी है। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ठीक है। मतलब tan 37 के वैल्यू कितना होता है 3/4, तो यहाँ पे देखो इस एंगल कितना हो जाएगा ये है 3 है, ये 4 है, मतलब उल्टा है, देख रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं हम, ये वाला ट्रायंगल टाइप का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा देखो 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 53, तो कितना 127 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 वो डिफरेंस नहीं पढ़े, हम आगे पढ़ेंगे तो करेंगे, ठीक है। अब इसको लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, तो ये बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस साइमल्टेनियसली पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो आगे पढ़ोगे इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम जो टर्म है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक एक चैप्टर। इक्विलिब्रियम मतलब नेट, और ऐसे लिखता हूं नेट फोर्स इज 0, और इसको क्या बोल रहा हूं रिजल्टेंट इज 0। मतलब 3 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था
कैसे होता है, तीनों वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर है ऐसे, ये है बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर उसी डायरेक्शन में, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जीरो है, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इस डाटा से हमको कैसे पता चलेगा, इसमें एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है, वो जो बचपन में पढ़े होंगे कि क्या होता है, ट्रायंगल का दो साइड मिलके क्या होना चाहिए, तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब ये क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो उसी टाइप का है, अगर ये जो तीनों डाटा दिया हुआ है वो अगर क्या हो सकता है, अगर एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन से ऑप्शन से निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो कि ट्रायंगल में क्या होना चाहिए कि सम ऑफ टू साइड्स कि ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, अगर इसको सेटिस्फाई करता है कोई ऑप्शन, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बना सकता है। अगर ट्रायंगल बनाया, इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। कंसेप्ट समझो, ध्यान से समझो, रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब कि ऐसे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। अब ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। अब देखो कोई भी दो साइड को ऐड करो, तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर पहला ऑप्शन की बात करेंगे, क्या दिया है 3, 5, 10, अगर 3 + 5 करता हूं मैं, 10 से क्या है कम है, तो ये ऑप्शन चला गया। सेकंड देखो 4, 5, 12, यहाँ पे से 4 + 5 करेंगे 12 हो जाएगा। अब कई बार बच्चों में दिमाग में आता है कि 10 + 5 करेंगे तो 3 से बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी ऑप्शन कॉम्बिनेशन करो कि क्या होना चाहिए, अगर तीनों में सेटिस्फाई करता है कोई भी कॉम्बिनेशन करो। अगर 10 + 3 5 से बड़ा है, 3 + 5 10 से छोटा हो गया, मतलब नहीं होगा। किसी एक का कॉम्बिनेशन में अगर नहीं होगा तो ऑप्शन गलत है। थर्ड का देखो कितना है 2, 6 और 5। अब यहाँ पे देखो पता चल जाएगा, 6 और 5 करेंगे 11, इससे बड़ा है। 2 और 6 करेंगे 8, इससे बड़ा है। 2 और 5 करेंगे 7, 6 से बड़ा है। तो ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर है। और आगे नहीं जा रहा हूँ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिजल्टेंट जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रायंगल के साइड होना चाहिए। ट्रायंगल का साइड होने के लिए सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख लो, समझ जाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, पढ़ो। द मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q डिफर बाय 1। मन P और Q का डिफरेंस कितना है, 1 है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मेक्स एंगल tan इनवर्स 3/4। पहले समझना पड़ेगा tan इनवर्स 3/4 कितना है। बेसिकली tan 37 का वैल्यू कितना होता है, 3/4। सेम उस वाले ट्रायंगल को याद रखोगे तो ये सारा डाटा पता चल जाएगा। 3, 4, 5 होता है, तो ये एंगल कितना है 37 डिग्री। तो tan 37 कितना लिखेंगे, 3/4, मतलब एंगल कितना हो गया हमारा 37 डिग्री। ठीक है, द एंगल बिटवीन P एंड Q, द रिजल्टेंट मेक्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मेक्स एंगल 3/4 विद P। तो इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो सपोज ये है तुम्हारा P, ये तुम्हारा कितना है Q, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। ठीक है, और P और Q में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये सारे क्वेश्चन जहां पे 90 डिग्री देखेगा वहां पे डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ये ट्रिक है। अगर इतना बना लिया डायग्राम ना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, क्या दिया है। Two vectors inclined at angle theta having magnitude 3 and 5 and their resultant is magnitude 4। तो ये 3 है, ये 5 है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 4 है। इसको मैं नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूँ। फाइंड एंगल थीटा, यहाँ पे फिर से कर दे रहा हूँ, देखो इसको मिटा के।
टू वेक्टर्स इंक्लाइन थीटा मैग्नीट्यूड 3 एंड 5। सपोज ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15, ये 3 है और ये 5 है, इनके रिजल्टेंट थीटा है और ये रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है 4 है। तुम लिखते हैं रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिखोगे 3 स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 16। रिजल्टेंट कितना है 4 है, तो ये कितना 9 प्लस 25 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 30 कॉस थीटा। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है ये 34 माइनस 16 कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 30 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो गया माइनस 18/30, तो 6 में काटेंगे तो कितना हो जाएगा -3/5। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा कितना है कॉस थीटा इक्वल टू -3/5 और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5 -3/5। ये ऑप्शन है, मतलब आंसर कौन सा है डी है और 1 2 3 4 है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 और 2 क्वेश्चन बाकी है, इसको लिखो फिर हम 2 क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में अच्छा क्वेश्चन है, तो इसने एक सर्कल दिया है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA OB OC शोन इन द फिगर। रेडियस ऑफ सर्कल R, ऐसा सर्कल दिया है, ये O, ये तुम्हारा क्या A, ये क्या है B और ये C और ये 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके ऐड करेंगे। हमको क्या चाहिए OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। अब देखो जो हमने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम पढ़े थे वो क्या था, सिर्फ 2 ही वेक्टर के लिए, तो हम क्या करेंगे एट ए टाइम 2 वेक्टर का ऐड करेंगे। ये B है ये C है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं OA और OC को ऐड करते हैं। OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर कैसा है, देखो ये है R, ये है तुम्हारा R, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, ये हमने पहले बताया था। ये कितना होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्या होता है 2 है cos θ/2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसका जो रिजल्टेंट आएगा 2R cos θ/2 कितना हो जाएगा 45। तो ये कितना हो जाएगा cos 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, तो ये कितना √2R। तो मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया √2R है। और क्या पता है हमको कि अगर सेम मैग्नीट्यूड होता है, ये एंगल कितना होता है 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ कि इन OA और OC का रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है √2R at 45 डिग्री। उसका मतलब क्या कि OB का डायरेक्शन सेम है, ये अगर 45 आ रहा है तो इनका रिजल्टेंट भी OB के डायरेक्शन में आ गया। तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है, ऐसे हम क्या करते हैं नॉर्मल एडिशन करते हैं, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, तो अब OA और OC हो गया, इसका जगह में क्या लिखेंगे √2R और OB का मैग्नीट्यूड कितना R। तो ये है आंसर, कितना है √2 + 1 × R। ये है OA प्लस OB प्लस OC। ठीक है, अब इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, पढ़ो पहले। The greatest and least resultant of 2 forces acting at a point is 29 and 5। तो greatest मतलब क्या, अगर सपोज 2 फोर्स है
ऐड करेंगे तो ग्रेटेस्ट आएगा कितना 29, तो F1 माइनस F2 कितना है 5। तो ग्रेटेस्ट लिस्ट मतलब क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन, ये हमने डिस्कशन कर चुके हैं। दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2F1 इक्वल टू 34, F1 कितना है 17, F2 कितना है 12। तो ये हमको मिल गया दो फोर्स का मैग्नीट्यूड। इफ ईच फोर्स इंक्रीज बाय 3, each force increased by 3, the magnitude of resultant of new forces acting right angle to each other। मतलब इसको क्या कर दिया हमने 3 ऐड कर दिया, ये कितना है 20 है, और इसको भी 3 ऐड कर दिया, ये कितना 15 है। अब बोला कि इन दोनों को राइट एंगल में ऐड कराओ, इनका रिजल्टेंट कितना है 15 है, ये 20 है। तो अगर राइट एंगल में होता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये कितना 225 प्लस 400, तो कितना 625 का रूट ओवर कितना 25। तो ये आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा है 3 है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, दोबारा उस क्वेश्चन को बना सकते हो बिना सॉल्यूशन देके। क्या कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, अगर कर पाए तो परफेक्ट, नहीं कर पाए तो सॉल्यूशन देखो फिर कोशिश कर करने का। ठीक है, इसके अलावा और एक क्वेश्चन है जो दे रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूँ, वो तुम्हें करके मेरे को व्हाट्सएप में भेजना है, पूरा सॉल्यूशन के साथ भेजना है। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि इतना क्वेश्चन कर लिए तुम लोग, क्या प्रैक्टिस कर लिए इतना क्वेश्चन, तो उसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, और उस क्वेश्चन को मैं लास्ट में दे रहा हूँ, तो उसका सॉल्यूशन निकाल के मेरे को बताना है। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप नंबर में भेज दो, मैं चेक करना चाहता हूँ कौन कौन उसको सॉल्यूशन कर सकता है। पूरा सॉल्यूशन के साथ भेजना, आंसर मत भेजना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का वेक्टर एडिशन का हमने 2 पढ़ा, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ में वेक्टर एडिशन करते हैं कैसे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ 2 ही वेक्टर का एडिशन पढ़ा, 2 ही वेक्टर का एडिशन पढ़ा। बट पॉलीगॉन लॉ में हम क्या करते हैं, 2 से ज्यादा, कितना 3 4 5 6 जितना वेक्टर है सबका एडिशन कर सकते हो।